प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या क्या समझौते हुए हैं, ये मुलाकात और यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। श्रीलंका में मोदी मोदी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलंबो पहुंचते ही उनका इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जोरदार स्वागत किया गया। किसी विदेशी नेता का श्रीलंका में ऐसा भव्य स्वागत पहली बार हुआ है। खुद राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी को शनिवार को राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से भी सम्मानित किया। पीएम मोदी को सम्मानित करने के बाद दिसानायके ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान के बिल्कुल हकदार हैं और उनका मजबूत विश्वास है कि ये सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। पीएम ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। भारत और श्रीलंका ने रक्षा सहयोग समेत कुल 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने गहन द्विपक्षीय सहयोग का व्यापक खाका पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक दूसरे पर निर्भर है। Official discussions between the Prime Minister and President Disanayake at the Presidential Secretariat. The two leaders held a restricted meeting followed by delegation level talks. पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने दाम्बुला में हाल ही में पूरी हुई तापमान नियंत्रित भंडारण सुविधा का भी उद्घाटन किया, जो श्रीलंका में ऐसी पहली सुविधा है। एक सबसे अहम जो बात यहाँ पर हुई बायलैटरल टॉक के मद्देनजर वो थी फिशरमैन की, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट एमओयू जो कि रहा डिफेंस कोऑपरेशन एक्सचेंज का। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। देखिए, यात्राएं होती रहती हैं, सम्मान आदि इत्यादि ये भी कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं। समय काल परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये समय जो चल रहा है उसमें श्रीलंका के साथ ये मित्रवत व्यवहार, ये यात्रा, ये समझौते कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको समझते हैं। तो बड़े अच्छे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशाकांत ओझा जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ आज हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेजर बंसल, जनरल बंसल, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने ये जो अभी समझौतों की बात सुनी होगी, छोटे सा रिपोर्ट में हमने बताया कि कितनी गर्माहट रही। मैं जैसा कह रहा था, ये समय एक तरफ मोहम्मद यूनुस चाइना में जा रहे हैं और वहाँ पर बिम्स्टेक में मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुछ उनको सलाह मशवरा भी दे रहे हैं, भाई बयानबाजी से बचिए। श्रीलंका भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण देश है। चाइना जो है यहाँ पर किस तरीके से अपने काबिज होने के प्रयास कर चुका है, करता रहता है। इस सारे दृष्टिकोण से क्या ये समय ऐसा है जब हमें अपने पड़ोसियों, खासतौर पर कुछ एक पड़ोसी जिनसे और मजबूत संबंध हो सकते हैं, पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और ये यात्रा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है? गुड इवनिंग। देखिए, यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवीण जी, जैसा आपने बताया कि इस समय जो यात्रा की गई है, भारत अपने मित्र देशों से अच्छे संबंध रखना चाहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में जिस समय श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, भारत ने $4 बिलियन दिए थे उसे, और भारत एक निस्वार्थ
जो है तरीके से अपने जो मित्र देश हैं, जो जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके उनकी सहायता करता है। जबकि 2010 में जो है चाइना ने 1.7 बिलियन डॉलर लगा करके हम्बन टोटा को 99 साल की लीज पे ले लिया और उनसे कहा जी आप 100 मिलियन डॉलर पर ईयर जो इसके चुकाइए, वो नहीं चुका पाए, तो वो उनको कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। और कर्ज के जाल में फंसा करके पूरा जो वहां पर उन्होंने अपना जहाज खड़ा कर दिया है संबंध हम्बन टोटा में, जो कि मिसाइल्स और सैटेलाइट की निगरानी करने के लिए है, तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और भारत को उसको काउंटर करने के लिए अपने संबंध बढ़ाना बहुत जरूरी है। और उसमें मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अभी भी चाइना के साथ में जो विजिट हुई है दिशा नाइक के, हालांकि दिशा नाइक जो प्रेसिडेंट हैं वो सबसे पहले इंडिया में आए और इसी प्रकार से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए, लेकिन उन्होंने एक विजिट चाइना की भी की है जिसमें कि चाइना ने 3.7 बिलियन डॉलर का एक और स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी बनाने का प्रपोजल दिया है। तो अभी तक जो है श्रीलंका को समझ आ जाना चाहिए कि चाइना के कर्ज जाल में फंस करके जो इनका बुरा हाल पहले हुआ था, आगे इसको ना एक्सेप्ट करें। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ने पूरा सहयोग दिया है, देते रहे हैं। अभी जो 100 बिलियन डॉलर्स का एक जो लोन था उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया है, और जो एक 3.6 बिलियन डॉलर का भारत का जो एक लोन है उसको रिस्ट्रक्चर, जिसमें एसबीआई भी है, उसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हमारे बीच में जो एक सैन्य समझौता हुआ है जिसके अंदर में, हालांकि हम्बन टोटा में उन्होंने ये जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भारत के अगेंस्ट में वहां की जमीन को किसी भारत के अगेंस्ट में नहीं करने दिया गया। और एक जो इससे भी इम्पोर्टेंट जो एक रिफाइनरी बनाई जा रही है उसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसमें भारत, यूएई और लंका तीनों मिलकर कर रहे हैं। जो उनका एक स्टेट है ट्रिकोमली, उसके अंदर में ये सब कुछ किया जाएगा। सोलर प्रोजेक्ट वहां पे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत के जो काफी एक्टिविटी हैं और डेवलपमेंट के लिए जो किया जा रहा है, जो 35 साल पहले हमने इंडिया में जो पीस कीपिंग फोर्स रखी थी उसको पीछे छोड़ते हुए, जो एक उस समय का वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये एक तरह का भारत के लिए बहुत जरूरी था। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा पड़ोसी मित्र है, कल्चरल रिलेशंस हमारे हैं, जिसको कि खुद जो दिशा नाइक जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि बुद्धिज्म जो है वो भारत की देन है उसके लिए, जो श्रीलंका के लिए। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं, हालांकि उनको एक सम्मान भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है, वहाँ का सबसे बड़ा जो मित्र विभूषण का है। इसके अलावा उनका जो डिफेंस स्क्वायर पे जो उनका एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। लेकिन श्रीलंका की भी मजबूरी है, उनको जो दोनों तरफ से पैसा चाहिए, हिंदुस्तान से भी चाहिए, चाइना से, उनको चाइना। नाउ दैट्स द पॉइंट जनरल बंसल, आप अच्छे पॉइंट पर बात को लाए। डॉक्टर ओझा को इसमें शामिल करते हैं। डॉक्टर ओझा, श्रीलंका को जरूरत है, पहली चीज ये जो जनरल बंसल ने बात कही है बड़ी महत्व की बात है, और इसीलिए शायद ये जोश और गर्माहट देखने को मिल रही। तो उनकी जरूरत अपनी जगह है, बट ऑन दी अदर हैंड हमें भी उतनी ही जरूरत है। और अदृश्य रूप से इस मुलाकात में, इस दोस्ती के बीच में चीन भी कहीं दिखाई देता है, उसके स्वार्थ भी कहीं दिखाई देते हैं। क्या इसको ध्यान में रखा गया है, या फिर इस यात्रा को इस वर्तमान परिस्थिति में आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए प्रवीण, ये जो विजिट हुई है, अगर मैं आपको एक सीधे ब्लैंकेट सेंटेंस में बोलूं तो ये एक चेस मूव है। बेसिकली शतरंज की पहली चाल है जो कि काफी टाइम बाद एक इनिशिएट किया गया। इसको बोलते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी, और एक तरह से स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी की तरफ हम बात करते हैं। जहां तक हम बात कर रहे हैं, ये जो विजिट हुई इसका स्ट्रैटेजिक जो बायलैटरल ट्रेड्स हुए, जो एग्रीमेंट्स हुए, जो एमओयूज हुए, ये कई पहलू पे काम करते हैं। मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे हुआ, उसके बाद डिजिटल पे भी इन्होंने कुछ किया है, कुछ यूपीआई पे इंटीग्रेशन पे बात हो रही है, जिससे बेसिकली जो ट्रेड पे काफ़ी उसको लेवरेज मिलेगा। एनर्जी, जैसे बताया प्रीवियस स्पीकर ने, कि एनर्जी एंड फेरी कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मेजर एरिया जिस पे ये काम हो रहा है। जब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिफेंस, जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया चाहता है कि दिल्ली की तरफ सिर्फ हमारे जो नेबर्स हैं दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिल्ली, नॉट ऑन बीजिंग, फॉर लीडरशिप, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। और जिस तरह से श्रीलंका का एक डाइसी रोल इनिशियल पास्ट उसमें रहा हुआ है, वुड नॉट लाइक टू रिपीट से ऑन द अगेन, बट वो एक कंसर्न हमारे साथ हमेशा रहा है। तो
तो अगर हम बात करते हैं इस तरह की जो ये कि अगर इसको स्ट्रैटेजिक मूव बोला जाए, तो एक तरह से ये बहुत बड़ा स्टेप है काउंटरिंग द चाइनीज इन्फ्लुएंस को, जो मैटर करता है। बेसिकली अगर आप, जैसे उन्होंने बताया कि चाइना ऑलरेडी होल्ड्स 99 ईयर लीज ऑन हमोटा पोर्ट पे है और वो एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है BRI के अंडर में। तो अगर इस तरह की चीजें ये होती हैं तो एक तरह से इसको हम जो बोल रहे हैं ट्राइकोमले एनर्जी हब बना है, जो UAE का प्रीवियस स्पीकर ने बताया। और अगर हम बोलते हैं तो ये एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर इंडिया है, जो कि चाइनीज बैक प्रोजेक्ट को नल एंड वाइट करेगा, थोड़ा उसको वीक करेगा। इन्वेस्टमेंट तो वही रखा है, जैसे उन्होंने बताया कि श्रीलंका का हमेशा से एक स्ट्रेटेजी मतलब डाइसी रोल रहा है, वो चाइना की तरफ इंक्लाइन रहता है, हमारी तरफ भी इंक्लाइन रहता है। तो उन सब चीजों को अगर देखें तो ये एक बहुत मैं बोलूंगा हमारे देश की तरफ से और PM मोदी की तरफ से ये बहुत एक स्ट्रेटेजिक मूव और एक चेस्ट मूवमेंट हुआ है। और जैसे डिफेंस रीजनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से बना रहा है इस रीजन को लेके। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो बता रहे थे, जैसे इंडिया और इंक्लूडिंग श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश और सेशल जैसी कंट्रीज हैं, जो एक मिनी नेटो बेसिकली इंडियन ओशन पे ऑर्गेनाइज कर रही थी। यस तो ये जो मोर जॉइंट, ये जो एक स्ट्रेटेजिक मूव हुआ, जिस तरह से एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेंट आया है जिस तरह से मूव हुआ है। तो एक ही जॉइंट ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और एक बहुत हद तक ये इंटरऑपरेबिलिटी होगा इंडिया और श्रीलंका फोर्सेस का आपस में। तो ये हमारे लिए एक देखने वाली चीज होगी कि इसका इम्पैक्ट, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट को आप नल एंड वाइड नहीं कर सकते, इम्पैक्ट इसका ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक हम फेरी की अगर बात करें, स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक एंड मोबिलिटी की एक जो बताया फिशरमैन्स वाला, जैसे एक रिपोर्ट में मैं देख रहा था जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, तो वो फेरी और फ्लाइट लिंक्स को भी काफी तरह से कनेक्टिविटी के लिए गुड पीपल और पोटेंशियल, मैं इस पर आऊंगा डॉक्टर ओझा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट के तौर पर भी इसमें थोड़ा हमारी मदद कर पाएंगे इसको समझने में। लेकिन जनरल बंसल, जब सामरिक दृष्टिकोण से बात होती है तो हम देखते हैं एक तरफ पाकिस्तान है, कब्जा चुका है लगभग, मतलब चाइना ने अच्छी पकड़ बनाई है। बांग्लादेश की उठापटक में उसका अब रोल बहुत स्पष्ट है, पहले से भी पता था, लेकिन जिस तरह मोहम्मद यूनुस गए हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह वो वहाँ बयान देकर आए, उससे साफ हो गया कि चाइना का इंटरवेंशन पूरा जो भी कुछ डेवलपमेंट हुए बांग्लादेश में उसमें रहा है। श्रीलंका को तो सबसे पहले कब्जाने वालों में वो रहा था। यानी कहीं भी इन तीनों चारों जगहों को, और मालदीव्स की जो बात की गई, सेशल्स की जो बात की गई डॉक्टर ओझा के द्वारा, वो भी ये बताती है कि छोटे बड़े जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चीन जो है वहाँ पर अपने दखल को लगातार बढ़ाता है। श्रीलंका उसका एक बड़ा उदाहरण रहा है। श्रीलंका का अपना जो इधर उधर ढुलमुल रवैया रहा है वो भी चिंता का विषय रहा है। ऐसे हालात में क्या आपने जैसा कहा कि एक तरफ हमने लोन में रियायत देने की बात हो, या हम फंड्स के ज़रिए उन पैसा जो दिया उसको एक तरह से माफ़ कर रहे हैं, या उनको एक मदद की तरह पैसा दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या एक हमारे डिफेंस को भी दिखाती हैं कि हमको भी थोड़ी चिंता है और हम ये चाहते हैं कि श्रीलंका के साथ थोड़ी स्थितियाँ जो हैं वो ठीक ठाक बनी रहे, यानी हमारी एक मजबूरी जैसी भी दिखाई देती है? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो ये छोटे कंट्रीज होते हैं सब उनको अपने फेवर में रखना चाहते हैं, और ये जो उसका फायदा भी उठाते हैं। चाहे आप नेपाल को ले लो और बांग्लादेश को ले लो, मालदीव को ले लो, इनकी इकोनॉमी बहुत खस्ता हालात में होती है, और जिस तरफ भी जाते हैं जहाँ थोड़ा फायदा नजर होता है उस गोद में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इनके साथ में संबंध बिल्कुल खत्म कर दें, जैसे कि अल्टीमेटली दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। एक बात तो ये है कि जो इंडिया का निस्वार्थ रहता है जितना भी है, अभी कोविड के दौरान में भी जो श्रीलंका की मदद की है, कोई उसमें इंडिया का कोई कर्ज जाल में फंसाने का इरादा नहीं रहता। जो सबका भला चाहता है इंडिया, जिस चीज को अभी जो कुछ सरकारें हैं वो इसको रियलाइज कर ले हैं। बाद में जो मोइजू थे जो प्रेसिडेंट मालदीव के, उन्होंने भी इस बात को रियलाइज किया और वो यहाँ पे भारत में आए। हालांकि उन्होंने इलेक्शन जो है भारत के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा करके किया था, तो उन्होंने भी रियलाइज किया और वो उनके पास में आए। इसी प्रकार के श्रीलंका की जो पहली सरकारें थी वो भारत से दूर जाके चाइना के पास थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कर दिया उसको जो प्रेसिडेंट दिसानायके हैं वो कर नहीं सकते, लेकिन उनका अभी हमारी तरफ में वो है। इसी प्रकार से क्योंकि ये नेबर है, चाइना दूर बैठा हुआ है, अभी बांग्लादेश भी हमारा नेबर पहले है चाइना से, लेकिन क्या है कि कुछ, और जहां तक रहा पाकिस्तान का सवाल, तो पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंटली पहले से ही चाइना के तरफ में उसका झुकाव रहा है,
और हमारा उनके साथ में उससे जो है जो कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता कि चाइना के साथ में वो है या नहीं है। वो तो अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से ही भारत को दुखी करता रहा है, जब तक कि वो पहले चाइना के साथ मिलकर तो करता ही है जो जो वो फैलाता है यहाँ पे टेररिज्म। अब रही जहां तक बांग्लादेश की आपने बात की है, तो बांग्लादेश के लिए भी जो अभी वहां पे ये केयर टेकर जो चीफ एडवाइजर हैं वो मोहम्मद गए थे, यूनुस। उन्होंने जाके उल्टे सीधे बयान दिए हैं, सेवन सिस्टर की बात की है। तो उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो चाइना को इधर में लाते हैं तो चाइना का इन्फ्लुएंस का इनको भी कर्ज जाल में फंसा करके बिल्कुल बर्बाद कर देगा। चाइना की पॉलिसी यस, रहती है, कुछ देश इसको समझ पाए। ये लेकिन जनरल बंसल, आप बात तो इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो अपनी सत्ता या अपने बारे में भी सोचते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यूनुस हैं, सेना से भी घिरे हुए हैं, सेना से घबराए रहते हैं कब उनका तख्ता पलट हो जाए, पूछते भी रहते हैं कि कहीं तख्ता पलट तो नहीं होने वाला है। दूसरा, चीन को भी वो साध के रखते हैं क्योंकि उनके अपने हित हैं बहुत। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर इकोनॉमिक्स की भी बात की क्योंकि काफ़ी सारा कर्जा उनके ऊपर है। हालांकि वेव ऑफ नहीं हुआ, जो उनकी उनकी उम्मीदें थी उस पर पानी ही फिरा उस यात्रा के दौरान। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है आसपास की, आपने अच्छा एक यहाँ पर उदाहरण दे दिया कि खस्ता हाल इकोनॉमी में इन लोगों का बहुत ज़्यादा, ऐसा मैं मोटी मोटी भाषा में कह सकता हूँ कि बहुत कोई नियम कायदे या धर्म से नहीं चलते हैं कि किसके दोस्त बनना है किसके दुश्मन बनना है। जब जहाँ मौका अवसर मिल रहा है वहाँ पर उस तरफ को मुड़ जा रहे हैं। इसको थोड़ा डॉक्टर ओझा से भी मैं समझूंगा। डॉक्टर ओझा, इकोनॉमिक्स जो है वो, या इकोनॉमी जो है वो आज की असली लड़ाई है। चाहे चीन भारत के संबंध हो, चाहे अमेरिका, चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ पर हमने इतनी बात की है, ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि आज धन बल ही सबसे बड़ा बल है। बाहुबल तो दिखाने के लिए होता है। सामरिक दृष्टिकोण अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से ये जो पड़ोसी मुल्क हैं ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस तरह से डिपेंडेंट भी है हम पर। इंटरडिपेंडेंसी क्या है? देखिए प्रवीण, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और ये कहना उचित होगा कि आज के समय में जो वॉरफेयर है पूरी चेंज हो गई है। अगर हम बात करते हो तो पूरी पूरी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वॉरफेयर मानी जाती है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर मानी जाती है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे इंडिया हो या अपनी नेबरिंग कंट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से। लेकिन इकोनॉमिक वॉरफेयर एक एंगल है, एक एलिमेंट है उसका, लेकिन उसके साथ कई चीजें और स्ट्रेटेजिकली जुड़ी हुई हैं। जहां तक इंडिया का बात है, इंडिया क्या है कि उसको अपनी नेबरिंग कंट्रीज को सराउंड करके और उसको इनके साथ रिलेशन को स्ट्रांग रखना है और उनको स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बेसिकली, जैसे मैंने भी पहले बोला कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो बीजिंग की तरफ ना देखना चाहिए उनको। दे शुड बेसिकली फोकस ऑन दिल्ली। इस तरह की हमें एक लीडरशिप, सिक्योरिटी और एक डेवलपमेंट इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा और जो बनाया जा रहा है। जिस तरह से आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इनिशिएटिवली लास्ट अगर आप विजिट देखें तो ये सारी की सारी एक सीक्वेंस में चल रही हैं, बेसिकली टू कवर एंड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज। और जैसे सागर सिक्योरिटी और ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन की हम बात करते हैं, पीएम मोदी ने किया था। तो ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डॉक्ट्राइन और बेसिकली सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ये सारी चीजें एक साथ मिली हुई हैं उसमें। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप क्या बोलते हैं एक मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट है, जो ट्रायंगुलर को मिले, जो हम एक एनर्जी हब बता रहे थे जो दुबई के साथ कनेक्ट हो रहा था। इंटरकनेक्टनेस की हम बात कर रहे हैं, जो फ्लाइट लिंक्स और लॉजिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, और एनर्जी कॉपरेशन। तो ये एक तरीके से सारा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये शेल में इकोनॉमिक में ही जा रहा है। जहां तक इंडिया की हम बात करते हैं, बहुत क्लियर उनका स्ट्रेटेजिक अगर मैं बात करूं तो 4 पॉइंट्स में मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। उनका बड़ा ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी गोल है इस मामले में। वो बेसिकली एक तो काउंटर बैलेंस टू चाइना, दैट इज इन इन्वर्टेड कॉमा, ये बिना शक के जाता है जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस बन रहा है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना ही करना है। जो बेसिकली इस तरीके की जो ये विजिट हुई है वो मोर क्रेडिबल और ट्रांसफर्ड बीआरआई स्टाइल डेवलपमेंट जो हो रहा है ये एक उसकी तरफ मूव करता है। हमारा जो दूसरा चीज होता है वो रीजनल कॉलेशन, जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की और कोलंबो सिक्योरिटी की, हम कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। थर्ड होता है सॉफ्ट पावर जनरेट प्रोजेक्शन की, जहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन है, एनर्जी हब है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक है। और तीसरी चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपनी रिलेशंस को स्टेबलाइज करना है नेबरहुड में।
जिस तरीके से ये पॉपअप्स होती हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न होता है, क्योंकि ये पॉपअप ऑटोमेटिकली नहीं होती, इसके पीछे ना कोई स्ट्रिंग होती है हमेशा। तो जो भी है जैसे ड्रैगन की अगर हम बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, वो बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप बहुत इफेक्टिवली अपनी स्ट्रेंथ को बनाना चाह रहा है, जिसको बेसिकली इंडिया इज रीइंफोर्सिंग इट्स रोल कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडियन ओशन में वो अपने लिए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो और भी पार्टनर्स और एलाइज कंट्रीज है उनको भी साथ लेके चल रहा है वो। तो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्टेबलाइज नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं, तो ये 2022 में जैसे श्रीलंका इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अगर आप मैं क्योंकि टाइम कम है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, उस पर कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है। क्योंकि इंडिया की एक पोजीशनिंग जो है, एक ये कैन से बड़ी स्ट्रांग पोजीशनिंग है इंडो पैसिफिक रीजन में, और वो जिस तरह से मूव कर रहा है, जिस पेस के साथ मूव कर रहा है, तो जरा सा भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो पेस को डिस्टर्ब करता है। ये आपने डॉक्टर ओझा जो बात कही है, हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक ऐसा डिस्कशन है कि इसको हम काफ़ी देर तक बात करें तब जाके, मैंने इसीलिए पहले कहा संक्षिप्त चर्चा में हमने इन चीज़ों को उठाने की कोशिश की है। कुछ क्विक कमेंट्स लेता हूं क्योंकि अब हम चर्चा के अंतिम दौर में हैं। जनरल बंसल, मुझे ये बताएं, थोड़ा सामरिक दृष्टिकोण तो आपका ज़्यादा गहरा है, आपका अपना अनुभव भी रहा है, तो मुझे बताएं कि सचमुच में आज फौजों से ज़्यादा इकोनॉमिक्स हावी है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि रशिया यूक्रेन और हम मिडिल ईस्ट में, या फिर इजराइल हमास और ईरान अमेरिका, ये सब भी देखते हैं और हम देखते हैं कि युद्ध भी ठीक ठाक उससे चल रहे हैं, तैयार रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी अब स्थितियां बदल गई हैं। यहाँ पर धनवान बनने की होड़ ज़्यादा है, या आपका इसको देखने का नज़रिया कुछ और भी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, जहां तक छोटे कंट्रीज हैं, जैसे इसमें आपने श्रीलंका भी आ गया, मालदीव आ गया या नेपाल आ गया, तो इन कंट्रीज से हिंदुस्तान को कोई इकोनॉमिक लाभ नहीं होने वाला। इनको एक इकोनॉमिक लाभ पहुंचाने के लिए अपने पक्ष में रखना और हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बनाकर रखना बहुत जरूरी है। आप जहां भी देखें वो डेवलपमेंट, जो चाहे उनके ईस्टर्न प्रोविंस का ले लीजिए या ट्राइकोमोलोज का ले लीजिए, या उनके ही हित की बात की गई है श्रीलंका की, कहीं भी कोई फायदा इकोनॉमिकली ज्यादा हिंदुस्तान के लिए नहीं होने वाला। ये जो भी कुछ करना है वो उनके लिए कर रहे हैं, तो उनको तो इकोनॉमिक की जरूरत है। हिंदुस्तान को ऐसे छोटे कंट्री से कोई ऐसा इकोनॉमिक फायदा नहीं है ना। स्ट्रेटेजिक अपनी उसको वहां पे अपने रिलेशन को बनाने के लिए, या इंडो पैसिफिक में जो हिंद महासागर के अंदर में अपना उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बेसिकली इंडिया के लिए जो मेरा मानना ये है, ये स्ट्रेटजिक है और उनके लिए इकोनॉमी है। यहाँ पर जो है इकोनॉमिक वार के आपस में दूसरे का एक साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई ट्रेड जितना बढ़ रहा है कि उनको हमसे फायदा है या हमको नुकसान है। हालांकि कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश जैसे हैं, उनके तो थोड़ा बहुत फिर भी भाई उनके कोई इकोनॉमिकली फायदा नुकसान हो सकता है, जैसे मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, या जो अपना नेपाल हुआ। ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनसे कोई हिंदुस्तान को हमारा कोई इंटरेस्ट, जो मेरा मानना है, वो चाहे दिखाने के लिए दिखाएं हम, लेकिन वो हमारा कोई इकोनॉमिकली फायदा नहीं होने वाला। बेसिकली स्ट्रेटजिक है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जनरल बंसल, डॉक्टर ओझा, सच बता रहा हूं कि अभी बात करते करते मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छूट रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ बातें हुई भी हैं। जैसे जब इकोनॉमिक्स की बात होती है तो डॉक्टर ओझा ने हालांकि उस पर प्रकाश डाला था, वो थोड़ा सा आपकी बात को एड ऑन करती, बहुत उससे अलग नहीं है, लेकिन उसमें ये एक एड ऑन है कि हम जानते हैं कि जो आजकल की इकोनॉमी चल रही है उसमें संबंध कितने ज़रूरी हैं। जब सेवन सिस्टर की बात मोहम्मद यूनुस कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक इशारा इसी इकोनॉमिक्स पर या इसी व्यापार ट्रेड पर कह रहे थे कि कैसे हमने यहाँ समंदर पर राज करने वाले हम हैं, रास्ता हमारे पास है। हालांकि उनको भी नेपाल तक जाना है तो रास्ता हम ही है। ऐसी भी बहुत सी बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस, या डॉक्टर ओझा ने जैसे कहा था कि जैसे चेस होती है उसमें मोहरें चली जाती हैं, तो एक दांव है अगर श्रीलंका के लिहाज से देखते हैं तो, और भारत इस पर पैनी निगाह बनाए हुए है कि किस किस हमारे पड़ोसियों का क्या क्या इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है और उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है। सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना है, तो हम सभी जानते हैं कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए, तो उस तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। ओवरऑल इस तरह से हम इस चर्चा को समझ सकते हैं। डॉक्टर ओझा बहुत धन्यवाद। जनरल बंसल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार चर्चा में मेरे साथ बने रहिए। भारत एक्सप्रेस के साथ खबरें जारी हैं।